नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 12 पेड़ों के संग पढ़ना सीखो इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर को यह सेकंड पार्ट का वीडियो है। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक से संबंधित जो बातें थी वो समझाई गई हैं। इस पार्ट के अंतर्गत आपको प्रश्नों के उत्तर से संबंधित सारी बातों को लिया गया है, जिसमें आपके मौखिक, लिखित में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। चलिए, ये चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर भी साथ साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो मौखिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है पहला कि कवि का पेड़ लगाने का सपना पूरा क्यों नहीं हो पा रहा था। प्रश्न नंबर 1 है कि कवि का पेड़ लगाने का सपना क्यों नहीं पूरा हो पा रहा था। प्रश्न था कि कवि का पेड़ लगाने का जो स्वप्न था क्यों नहीं पूरा हो पा रहा था। तो मौखिक का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा, कवि का पेड़ लगाने का सपना पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास पेड़ लगाने लायक पर्याप्त भूमि नहीं है। क्या कह रहा है कवि? पहला प्रश्न था, कवि का पेड़ लगाने का स्वप्न पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि का पेड़ लगाने का स्वप्न पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास पेड़ लगाने लायक पर्याप्त भूमि नहीं है। मौखिक मौखिक प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपके पास धरती होती तो क्या होता सोचकर बताइए। प्रश्न है मौखिक का, प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपके पास धरती होती तो क्या होता सोच करके बताइए। मौखिक प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, यदि हमारे पास धरती होती तो हम उसे हरा भरा बनाने का प्रयास करते, अधिक से अधिक वृक्ष लगाते तथा दूसरों को भी वृक्ष लगाने को प्रेरित करते। इसका उत्तर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, यदि हमारे पास धरती होती तो हम उसे हरा भरा बनाने का प्रयास करते, अधिक से अधिक वृक्ष लगाते तथा दूसरों को भी वृक्ष लगाने को प्रेरित करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। 3 है, कविता का लय युक्त गायन कीजिए। कविता का लय युक्त गायन कीजिए। तो जो कविता को जिस समय हमने इसके फर्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था, उस समय लय युक्त किस प्रकार से गाया जाता है उसको गा करके बताएं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण में सुंदरता लाते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण में सुंदरता लाते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं तथा स्वच्छ प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक बार फिर से इस उत्तर को रिपीट करता हूं, पेड़ पौधे प्राकृतिक वातावरण में सुंदरता लाते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं तथा स्वच्छ प्राणवायु ऑक्सीजन
प्रदान करते हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमारे मौखिक क्वेश्चन थे 4। अब हमारा स्टार्ट होगा लिखित में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसके बाद एक एक प्रश्नों का उत्तर साथ में देखते चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहे थे? कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि काश उन्हें थोड़ी सी धरती मिल जाए तो वे उस धरती पर बाग बगीचे और अन्य वृक्ष लगा सकें। प्रश्न था कि कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कश माने उनके पास उन्हें थोड़ी सी धरती मिल जाए तो वे उस धरती पर बाग बगीचे और अन्य वृक्ष लगा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि छोटी सी क्यारी की क्या विशेषता है? छोटी सी क्यारी की क्या विशेषता है? तो छोटी सी क्यारी का अर्थ है, छोटी सी क्यारी का अर्थ है कि हमारे पास यदि थोड़ी सी क्यारी भर भी भूमि है तो हम उस पर पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा भरा बनाएं, उसे अपने परिश्रम से क्या करें? महकाएं। लघु उत्तरीय का प्रश्न नंबर 2 है कि छोटी सी क्यारी की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का, छोटी सी क्यारी का अर्थ है कि हमारे पास यदि थोड़ी सी क्यारी भर भी भूमि है तो हम उस पर पेड़ पौधे लगाकर उसे हरा भरा बनाएं, उसे अपने परिश्रम से महकाएं। एक कवि का कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि अगर हमारे पास छोटी सी भूमि का टुकड़ा ही क्यों न हो, छोटी सी क्यारी क्यों न हो, तो हम उस क्यारी में क्या करें? पेड़ पौधे लगा करके अपने परिश्रम से उस भूमि को, उस क्यारी को क्या कर दें? महका दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, चौपाए शब्द का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय माने मतलब, चौपाए शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, चौपाए शब्द का अर्थ है, चौपाए शब्द का अर्थ है 4 पैरों वाले जानवर, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आज 4 पैर वाले जितने जानवर होते हैं उन्हें चौपाए शब्द के नाम से पुकारा जाता है, चौपाए जानवर के नाम से पुकारा जाता है। तो चौपाए शब्द का अर्थ है 4 पैर वाले जानवर, जिसमें गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी आदि आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को। पहला प्रश्न है, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या है? पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोने देना। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि, इस पंक्ति का यह अर्थ है कि पेड़ पौधे प्राकृतिक की शोभा बढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा है? इस पंक्ति का यह अर्थ है कि पेड़ पौधे प्रकृति की शोभा बढ़ाने के साथ साथ चिड़ियों का आश्रय निवास स्थान भी है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकृति की शोभा भी बढ़ाते हैं और पक्षियों का आश्रय स्थान भी होते हैं, निवास स्थान भी होते हैं। यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा, फिर वे घोंसला कहाँ बनाएंगे? इसलिए कवि मनुष्य से विनती करते हैं कि पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोने देना, अर्थात तुम न तो पेड़ों को कटने देना और न ही चिड़ियों को रोने देना। कहने का मतलब यह है, कवि ने मनुष्यों से यह विनती किया है कि मनुष्यों, आप पेड़ों को कटने
मत देना और चिड़ियों को रोने मत देना, वरना ये प्रकृति की व्यवस्था में आपको कवि कह रहा है कि मत चिड़ियों को रोने देना। माने जब पेड़ पौधे कटेंगे तो चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएगी। तो हे मनुष्यों, वृक्षों को कटने से आपको क्या करना है, बचा लेना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शाखाओं के कटने पर पेड़ों में क्या परिवर्तन होता है और क्यों। शाखाओं के कटने पर पेड़ों में क्या परिवर्तन होता है और क्यों होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घ उत्तरी का उत्तर, जब वृक्षों की शाखाएं कटती हैं, जब वृक्षों की शाखाएं कटती हैं तो वे भोले शिशुओं की तरह रोते हैं। भोले शिशुओं की तरह में छोटे बच्चों की तरह रोते हैं। जैसे छोटा बच्चा सिर्फ रोता है, अपनी वेदना को, अपने कष्ट को किसी से बयां नहीं कर पाता, बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से वृक्षों की जब शाखाएं काटी जाती हैं तो ये नन्हे शिशुओं की तरह सिर्फ रो करके रह जाते हैं, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है, वृक्षों में भी जीवन होता है। इसलिए वे वृक्षों की शाखाएं जब काटी जाती हैं तो उनके भी दर्द होता है, कष्ट होता है। वे अपने कष्ट को ठीक उसी प्रकार से दूसरे से नहीं कह पाते, जैसे नन्हे शिशु, नन्हे बच्चे, छोटे से बच्चे अपने कष्ट को दूसरे से बयां नहीं कर पाता, दूसरे से नहीं कह पाता। ठीक उसी प्रकार से वृक्षों की शाखाओं को कटने पर वे रोते हैं और अपने दुखों को किसी से कह नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पेड़ हमारे मित्र हैं विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो पेड़ हमारे मित्र हैं, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें ये बताना है कि पेड़ पौधे हमारी किस प्रकार से हमारा सहायता करते हैं, किस प्रकार से हमारे मित्र हैं, इनके रहने से क्या क्या फायदा है और इनसे प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ मनुष्य को क्या क्या लाभ होता है। इन सारी बातों को इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको लिखना है। इसमें आपका व्यक्तिगत सोच पेड़ पौधों के प्रति कैसा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको लिखना है। आगे देखते हैं भाषा की बात में। भाषा की बात में है कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दीजिए। क्या है, शब्द समूह के लिए एक शब्द मीन्स कई शब्दों का एक समूह है, जिसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके लिए हमें एक ऐसा शब्द देना है जैसे सारे शब्दों का भाव एक ही शब्द में हमें पता चल जाए, उसे हम कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। जैसे चार पैरों वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा चौपाए। चार पैर वाला जानवर के लिए क्या हो जाएगा, चौपाए। बुरा कर्म करने वाला दुष्कर्म। जो साग सब्जी खाता हो उसके लिए शाकाहारी। जिसमें रस हो उसे कहते हैं सरस, जिसमें रस हो उसे कहेंगे सरस। फल देने वाला, उसके लिए शब्द यूज होगा फलदायी। तो इस प्रकार से आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहे। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर ख। कह रहा है, हो सकता है यदि तुम्हारे पास कुछ धरती हो, पेड़ फल फूल, परंतु हम उन्हें काटते हैं। करा हो सकता है यदि तुम्हारे पास कुछ धरती हो, और फिर कह रहा है पेड़ देते हैं फल फूल, परंतु हम उन्हें काट देते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में यदि परंतु समुच्चय बोधक है, क्या परंतु जो है समुच्चय बोधक है, इसका दूसरा नाम योजक है।
जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। योजक मीन्स होता है दो शब्दों को जोड़ने का काम जो शब्द करता है वह शब्द योजक या समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे आपने देखा कि हो सकता है यदि, यदि जो है आपका यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। तुम्हारे पास कुछ धरती हो और दूसरा क्या है, पेड़ देते हैं फल फूल, परंतु जो है यह समुच्चय बोधक है, योजक चिन्ह इसमें नहीं लगा है, बल्कि यह योजक का बोध कराता है। जब किसी वाक्य के मध्य किंतु परंतु अथवा लग करके वाक्य पूरा हो तो ये किंतु परंतु अथवा, क्योंकि ये योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक चिन्ह कहलाते हैं और ये वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? दो भेद। समान अधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इनको देख लेते हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक दो समान शब्दों, वाक्यों के अंगों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से देखें, दो समान शब्दों, वाक्यों के अंगों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। दो समान शब्दों, वाक्यों के अंगों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तथा, अथवा, या, नहीं, तो, बल्कि, परंतु, किंतु, चाहे आदि। ये क्या करते हैं? वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसे समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। अब दूसरे नंबर का जो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, उसको देखते हैं। किसी वाक्य में आए एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएंगे। जैसे सरल वाक्य और मिश्र वाक्य आपने पढ़ा होगा, तो मिश्र वाक्य में व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखें क्या क्या आएगा, क्योंकि आएगा, इसलिए आएगा, यद्यपि आएगा, तथापि आएगा, यदि आएगा और मानो आएगा, ताकि आएगा, की आएगा। ऐसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह ए कहलाते हैं। और समान अधिकरण में तथा, अथवा, या, नहीं, तो, बल्कि, परंतु, किंतु, चाहे आता है। और व्याधिकरण में क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, यदि, मानो, ताकि, की, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है। ऐसे चिन्हों को देखने से आपको ये पता चल जाएगा वाक्य ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। ये आसानी से आप पहचान सकते हो इसके माध्यम से। अगर किसी वाक्य के मध्य तथा, अथवा, या, किन, या, नहीं और परंतु लगा हो तो वह वाक्य आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और किसी वाक्य के मध्य क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, यदि, मानो, ताकि लगा हो, वहां पे आपका मिश्रित वाक्य हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में क्या करो, प्रयोग कीजिए। कैसा वाक्य है? समुच्चय बोधक वाक्य है। इसे क्या करना है? शब्द है, वाक्य में इसे प्रयोग करना है। निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मगर माने होता है लेकिन, और मगर माने मगरमच्छ भी होता है, लेकिन यहाँ मगर माने लेकिन ही लगाना है। तो इसका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। वह आया तो था, वह आया तो था मगर चला गया। मगर माने लेकिन वह चला गया। दूसरा है एवं, तुम पहला एवं दूसरा प्रश्न अवश्य करना। क्या कर रहा है? तुम पहला और दूसरा प्रश्न क्या करना? अवश्य करना। तथा रमेश तथा सुरेश सहपाठी हैं। रमेश तथा सुरेश सहपाठी हैं। नेक्स्ट है यद्यपि और तथापि।
यद्यपि और तथापि अगर किसी वाक्य के मध्य लगे हैं तो वह वाक्य आपका मिश्र वाक्य होता है। पहले मैंने बता दिया, तो देखिए कर रहा है, यद्यपि सोना बहुत महंगा है, यद्यपि सोना बहुत महंगा है, तथापि लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। क्या कर रहा है, यद्यपि सोना बहुत महंगा है तथापि लोग इसे खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे यद्यपि और तथापि दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, वाक्य को पूरा कर रहे हैं। तो इस वाक्य में आपको मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ताकि। ताकि भी मिश्र वाक्य के चिन्ह के अंतर्गत आता है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हें कुछ बता सकूं। क्या कर रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हें कुछ बता सकूं। नेक्स्ट आता है छठे नंबर पे लेकिन। क्या आता है, लेकिन मुझे उसका फोन नंबर पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो ऐसे समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, इन शब्दों को आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भी प्रयोग करें, लेकिन ये ध्यान रहे जो भी वाक्य बने उसका कुछ न कुछ अर्थ, निश्चित सार्थक अर्थ होना चाहिए। अगर इन समुच्चय बोधक शब्दों को यूज करने पर आप सार्थक वाक्य नहीं बना पा रहे हो तो यह समुच्चय बोधक शब्द आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे, इसके अतिरिक्त भी आप अपने तरीके से समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़कर नए वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य में विशेष ध्यान यही रखना है जो भी वाक्य बनेगा वह वाक्य सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर निरर्थक वाक्य होगा तो वहां समुच्चय बोधक आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग हम लोग देखते हैं। कहा नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धरती है, धरती का विलोम आकाश। निर्माण का है विनाश। खिलना का मुरझाना। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य को माने जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य, इसका विलोम होगा उद्देश्य। दुष्कर्म माने बुरा कर्म, इसका अच्छा होगा सुकर्म। असह माने सह। इस तरीके से आपके विलोम शब्द हैं। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में क्या करो, प्रयोग कीजिए। शब्द आपके क्या क्या दिए हैं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, फल फूल, बाग बगीचे, हरा भरा, इन शब्दों को क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, उदाहरण देख लें। हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। क्या कह रहा है, हमें पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। दूसरा है पेड़ पौधे प्रकृति, प्रकृति के श्रृंगार हैं। पेड़ पौधे क्या है, प्रकृति के श्रृंगार हैं, श्रृंगार हैं। पेड़ पौधे प्रकृति के श्रृंगार हैं। फिर है तीसरा फल फूल, ईश्वर ने, फल फूल ईश्वर ने मानव को वरदान के रूप में प्रदान किए हैं। फल फूल ईश्वर ने मानव को वरदान के रूप में प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है वसंत ऋतु आते ही, वसंत ऋतु आते ही बाग बगीचे खिल उठते हैं। पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। क्या कर रहा है, पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। तो इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और अपने शब्दों में भी करें, लेकिन ध्यान यही रहे जो भी वाक्य बनाएं उसका एक सार्थक निश्चित अर्थ आपका वह वाक्य देता रहे, वरना अगर सही अर्थ नहीं देगा तो ऐसा वाक्य आपका गलत माना जाएगा। इसलिए इस नियम को एक बार दो बार आप पढ़ो और इस वीडियो को देखो और सुनो ध्यान से, तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर से संबंधित जितनी बातें थी वो समझा दिया था। इस सेकंड पार्ट के वीडियो में आपको मौखिक प्रश्न, लिखित में लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों के उत्तर के बारे में मैंने डिस्कस किया, चर्चा किया।
तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, एक दो बार देखेंगे तो इससे आने वाले इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे।